प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभिलाषा क्लासेस पर। और जैसा कि एक नई सीरीज हमने स्टार्ट किया और इसमें हम आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्कल, क्लास 9 चैप्टर 10 सर्कल। इस चैप्टर में हमने इस बात का ध्यान रखा है कि जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाए। तो सबसे पहले सर्कल के बारे में थोड़ा सा इसके डेफिनेशन और इसके बारे में कुछ जानकारी कलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर सर्कल चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट ये अभी है जिसमें कि कुछ थ्योरम्स और उससे रिलेटेड एमसीक्यू और केस स्टडी है। एक पार्ट आएगा जिसमें हम सेंट्रल एंगल थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल वाला जो पार्ट है, किसी डायमीटर पर बना एंगल 90 डिग्री होता है, इस तरीके के क्वेश्चन हम एक दूसरे पार्ट में करेंगे। तो लेट्स बिगिन टुडेज पार्ट फर्स्ट। यहाँ पर सबसे पहले हम सर्कल के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे कि सर्कल होता क्या है। एनी पॉइंट विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम इट्स बाउंड्री इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसमें से सर्कल्स के जो हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर, पहले तो सर्कल क्या होता है। सर्कल वो है जैसे एक ऐसा पाथ, सर्कल एक ऐसा पाथ है जिसमें, सर्कल एक ऐसा पार्ट है जिसमें एक फिक्स पॉइंट से सारे के सारे ये जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हों। इस ऐसे पाथ को हम कहते हैं कि एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर हम सर्कल से रिलेटेड कुछ बातें और जानकारी यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। सर्कल में क्या होता है, वो पॉइंट जो सर्कमफ्रेंस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। इसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। और सेंटर ऑफ द सर्कल से ये जो डिस्टेंस होती है ये, इसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। इसे बोला जाता है रेडियस ऑफ द सर्कल। और इस बॉर्डर को हम, इस बॉर्डर को, ये जो बॉर्डर बना हुआ है इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं इसको, सर्कमफ्रेंस। चलिए और इससे रिलेटेड कुछ बातें जानते हैं। जैसे कि ये बात लिखी, ये सेंटर है, ये रेडियस है और ये क्या है, सर्कल। और ये जो पाथ है, ये जो पॉइंट्स का पाथ है, ए से बी तक की डिस्टेंस या ए से यहाँ ये जो डिस्टेंस है सारी की सारी ये जो है होती है ये बराबर होती है। अब एक और बात है यहाँ पर कि ये जो डिस्टेंस है ये तो बराबर होती ही होती है। यहाँ पर एक वर्ड आता है डायमीटर। ये मान लीजिए आपका सेंटर है, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये जो टोटल डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सर्कल के इंटीरियर एक्सटीरियर पार्ट क्या होते हैं। अरे भाई, कोई भी चीज सर्कल के इंटीरियर कही जाएगी अगर सेंटर से जो डिस्टेंस है उसकी वो रेडियस से कम है। अगर सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम है तो वो इंटीरियर है। सेंटर से किसी चीज की या किसी पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज्यादा है वो आउटर ऑफ द सर्कल कहा जाएगा। और अगर कोई पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस के बराबर है उसे हम बोलेंगे सर्कल, पॉइंट ऑन द सर्कल। तो कोई भी पॉइंट इंटीरियर कब होगा, अगर इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम तो इंटीरियर, रेडियस से ज्यादा तो एक्सटीरियर। और ऑन द सर्कल अगर बात हो रही है तो ये होगा हमारा रेडियस के बराबर। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सर्कल को तीन पार्ट, सर्कल को अगर डिवाइड किया जाए तो तीन पार्ट में डिवाइड होगा। पहला इंटीरियर पार्ट, दूसरा एक्सटीरियर पार्ट और थर्ड पार्ट हमारा होगा ऑन द सर्कल। थर्ड पार्ट क्या होगा, ऑन द सर्कल। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, सर्कल में कुछ टर्म्स होते हैं जो कि बोले जाते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। जैसे कि एक वर्ड आएगा आपको बहुत बार यूज होगा, उसका नाम है कॉर्ड, डायमीटर, है ना। ये चीजें बहुत आएंगी। तो कॉर्ड क्या होता है, बेसिकली अगर एक आपके पास सर्कल है, अगर एक आपके पास सर्कल है तो दो ऐसे पॉइंट हम ले लें, दो हम ऐसे पॉइंट ले ले सर्कल पर और इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन बनती है इसे हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इसे क्या बोलते हैं,
कॉर्ड ऑफ द सर्कल। आप कहीं पर भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, लाइक दिस, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, ये भी क्या है कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये ले लिया, ये सारे के सारे आपके पास कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। अच्छा, डायमीटर क्या होता है? इसी में जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड, और सबसे बड़ी कॉर्ड होगी कौन? वो कॉर्ड जो सेंटर से पास होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड सबसे बड़ी होती है, और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड ही क्या कहलाती है? डायमीटर। यही है हमारे पास डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो डायमीटर समझ में आया क्या हुआ? और ये तो आप जानते ही, ये रेडियस है आपके पास, ये हमारे पास डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर इज बेसिकली इज अ कॉर्ड, बट सबसे बड़ी कॉर्ड। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। कॉर्ड और डायमीटर के बाद यहाँ पर और भी कुछ टर्म है, जैसे कि आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। चलिए उनको भी फटाफट पढ़ लेते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक सर्कल है, और इसमें हमने ये कोई 2 पॉइंट लिए। इन दोनों पॉइंट में ये एक आर्क है, ये क्या है? आर्क। ये मान लीजिए ए है, ये क्या है? बी, क्या मान लो कोई पार्ट सी मान लो। तो हम यहां पर कहेंगे ए सी बी एक आर्क है, या बी सी ए एक क्या है? आर्क। तो ये बेसिकली क्या है? आर्क। आर्क जो है ये चूंकि छोटा आर्क है तो हम इसको माइनर आर्क बोलेंगे, और अगर दूसरा वहीं इसी तरफ दूसरे साइड देखा जाए तो ये आर्क हमारे पास बड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा मेजर आर्क। क्या नाम हो जाएगा? मेजर आर्क। माइनर आर्क और मेजर आर्क। इसी तरीके से अगर हम ए और बी को ज्वाइन कर देते हैं तो ये एक नीचे का जो पार्ट होता है, ये क्या है? इस सर्कल का एक टुकड़ा है, तो इसका नाम होता है सेगमेंट। क्या नाम होता है? सेगमेंट। तो ये हम कहेंगे ये है सेगमेंट। सेगमेंट मतलब सर्कल के ही क्या कर दिए गए? टुकड़े। ये बन गया हमारा सेगमेंट। तो सेगमेंट में भी 2 तरीके के सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट तो छोटा है और एक सेगमेंट बहुत बड़ा है। छोटे वाले सेगमेंट का नाम होता है माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले सेगमेंट का नाम होता है मेजर सेगमेंट। बहुत ही इजी सी बात है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ये माइनर, वो मेजर, ये माइनर आर्क, ये मेजर आर्क। बड़ा आर्क है जो, वो मेजर, छोटा आर्क जो है वो माइनर आर्क होगा आपका। अब माइनर और मेजर आर्क के अलावा यहाँ पर सरकमफ्रेंस तो आप जानते ही हैं, ये पूरी जो बाउंड्री है इसे क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसके अलावा एक और बात आती है, उसका नाम होता है सेक्टर। क्या नाम होता है? सेक्टर। अगर बात की जाए कि सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या है, तो 2 रेडियस, एरिया बिटवीन 2 रेडियस is known as सेक्टर ऑफ द सर्कल। किन्हीं 2 रेडियस के बीच का जो ये टोटल एरिया है, ये क्या कहलाता है? सेक्टर। ये क्या कहलाता है? सेक्टर। सेक्टर हमेशा 2 रेडियस के बीच में आता है। इसके अलावा 1-2 चीजें और अभी हो सकता है 9th में कम मिले, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। यहां पर एक वर्ड और आता है टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है ऐसी लाइन जो इस सर्कल को टच करते हुए चली जाए, ये होगी आपकी टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और इसकी एक और खासियत होती है, ये रेडियस से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। टेंजेंट ऑलवेज मेक्स अ 90 डिग्री विद द रेडियस। एक और वर्ड होता है टेंजेंट के अलावा, ये हमने क्या बात की? टेंजेंट। इसके अलावा एक सीकेंट वर्ड यूज होता है, जो हो सकता है 9th में आप ना पढ़े। सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के आर पार निकल जाए, इसका क्या नाम हो गया हमारे पास? सीकेंट। ये क्या है हमारे पास? सीकेंट है। ठीक है, तो इन दोनों का ज्यादातर यूज, इसका यूज ज्यादातर हम पढ़ेंगे 10th में। सीकेंट का यूज आजकल बहुत कम होता है। बाकी ये जो टर्मोलॉजी है ये बहुत यूज होगी। यहाँ पर 1-2 टर्म और आएंगे, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क या एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड।
एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क का मतलब है इस आर्क से सेंटर पर सबटेंड होने वाला एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, या ये कहा जाए कि कॉर्ड से सेंटर पर बनने वाला एंगल, तो हो जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। तो एंगल सबटेंडेड बाय का मतलब आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यही सेगमेंट और सेक्टर इन्होंने और दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, और उससे पहले एक छोटी सी बात और समझिए आप। मैंने बताया एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, ये माइनर आर्क है आपका, ये यहाँ पर एंगल जब बनाएगा तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर हो गया, और यही अगर यहाँ कहीं पर बनाए तो हम कहेंगे एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क एट द मेजर आर्क। ये कहां पर बना रहेगा एंगल? मेजर आर्क, ठीक है ना। ये कुछ बातें आप और इनको आप सीख लें। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीधे सीधे चलते हैं थ्योरम्स की तरफ। यहां पर जो हमारी पहली थ्योरम है, सॉरी फर्स्ट थ्योरम का, यह सर्कल की खासियत है, इसमें आपको ट्रायंगल चैप्टर थोड़ा बहुत आना चाहिए, नहीं तो सर्कल आपको दिक्कत करेगा। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मजा आएगा, आप बस ध्यान से चीजों को समझते जाएं, बड़े आराम से सारे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ क्या बोला गया है कि अगर कॉर्ड जो है एनी टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी दो अगर कॉर्ड हैं और वो आपस में इक्वल है तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो बराबर बनेगा। तो राजा भैया यहाँ पर एक बात समझिए, क्वेश्चन मतलब ये थ्योरम है, यानी अगर ऐसा कहीं मिलेगा तो हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, बट अभी हम इस बात को अगर कहा जाए कि इस बात को आप क्या करिए, प्रूव करिए, तो बहुत आसान होता है इसको प्रूव करना। मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हिंट देता जा रहा हूँ कि अगर दो कॉर्ड आपकी इक्वल है तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। जबकि ये बात उन्होंने दे रखी है ए बी सी डी, कि ए बी और सी डी बराबर है, ये लाइन बराबर है, और बाकी ये इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, या ऐसे कह सकते हैं कि ये साइड इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर, या ये साइड इसके बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेडियस है। ये तो चार की चारों साइड बराबर है, यानी ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी चारों बराबर है। अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखा जाए तो ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, तो बाय एसएसएस क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर एंगल 1 यहाँ पर एंगल 2 है तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर। बात समझ में आई? तो इसको लिखना कैसे होगा? ओ ए ओ सी के बराबर है, ओ डी ओ बी जो है वो ओडी के बराबर है, साथ साथ ए बी साइड जो है वो सी डी के बराबर है। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये रेडियाई हैं। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए ट्राइंगल ए ओ बी जो होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ओ डी के बाय विच क्राइटेरिया? एस 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 बाय सी पी सी टी हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसी तरीके से इसकी एक वाइस वर्सा भी थ्योरम है कि अगर यहां बनने वाले एंगल बराबर है, यानी दूसरा जो इसी का वाइस वर्सा है वो ये है कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं तो फिर ये कॉर्ड भी बराबर होंगी। तो इसके लिए ये रही अगली थ्योरम, इफ द एंगल्स मेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड मस्ट बी इक्वल। तो ये भी इसी तरीके से प्रूव किया जा सकता है कि भाई साहब, चलिए थोड़ा सा बैक में ही चलते हैं, कि अगर ये एंगल बराबर है तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बाय एस ए एस क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। बाय सी पी सी टी हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी टी। ठीक है, तो लगभग एक जैसी ही हैं, इनको आप देख लीजिएगा। आगे है ये थ्योरम है कि द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड इफ ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब यहाँ पर ये एक तरीके की थ्योरम है, मान लीजिए इसी को हमें क्या करना पड़ जाए, प्रूव, कि प्रूव क्या करना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। ये थ्योरम एक्चुअल में इस तरीके से है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर
क्या करती है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट। यानी कि अगर हमारे पास ये कॉर्ड ए बी है और यहां से हमने ओसी कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ओसी ए बी को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। हम ये कह सकते हैं कि हमें अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ए सी इक्वल टू बी सी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू बी सी। बट ये कब काम करेगी, ये याद रखिए, ये सेंटर से परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो चलिए अब हम इसी को कोई कहे कि इस बात को आप प्रूव कीजिए, तो प्रूव करना भी बेहद आसान है। देखिए सेंटर से इस पर ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये इस तरफ का एंगल 90 तो इधर का एंगल भी 90, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। वहीं अगर हम इन दोनों को इस तरीके से मैच करा दें तो यहां हम कहेंगे कि ये साइड और ये साइड बराबर होगी, सही बात है। अब हमें ये प्रूव करना है कि AC और BC बराबर है, तो AC और BC से रिलेटेड दो ट्राइंगल ले लो। एक ट्राइंगल हमारा ये हो गया, एक ट्राइंगल हमारा ये हो गया। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में, यहां पर मैं प्रूफ दे रहा हूं सीधे कि इन ट्राइंगल OCA एंड ट्राइंगल OCB में अगर आप ध्यान दें तो OC साइड तो दोनों ट्राइंगल के लिए एक ही है, यानी कि कमॉन है ना, कैसी है, कमॉन। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या है, ईच 90 डिग्री है। और एक बात देखिए कि OA और OB भी बराबर है। ऐसा क्या रीजन है भाई, इसके पीछे रीजन है क्योंकि ये रेडियाई है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल OCA कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल OCB के। बाय विच क्राइटेरिया, राइट एंगल है, हाइपोटेनस और एक साइड, राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड, बाय RHS क्राइटेरिया। तो हम यहां पर लिख देंगे बाय सिंप्लिसिटी हम ये बात लिख सकते हैं कि AC जो है वो BC के बराबर होगी, हेंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी यहां पर हमारे पास एक थ्योरम है। उस थ्योरम में क्या बोला गया है कि टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यहां कहा जा रहा है कि अगर एक सर्कल है और उस पर दो इक्वल कॉर्ड है, मान लीजिए आपके पास ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड का नाम AB, इस कॉर्ड का नाम C। क्वेश्चन, अच्छा ये थ्योरम है, यहां पर अपन को इसको भी क्या करना है, प्रूफ। क्या करना है यहां पर, प्रूफ। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। ये दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। यानी हमें एक्चुअल में यहां पर प्रूफ करना है, टू प्रूफ, जो हम यहां पर प्रूफ करेंगे वो ये है कि OM और ON आपस में बराबर है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो OM और ON से रिलेटेड दो कोई ट्राइंगल बना लो लाइक दिस। अच्छा, अभी हमने पिछले वाली थ्योरम में क्या पढ़ा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहां देखिए टू इक्वल कॉर्ड, अच्छा यहाँ पर इक्वल कॉर्ड, टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से इक्वल डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर होता है कि ये डिस्टेंस जो ये OM है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है कि ON या ऐसे कोई ये डिस्टेंस नहीं, सीधे सीधे क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है दो इक्वल कॉर्ड की वो इक्वल होती है। तो चलिए आ जाते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि हमें ये प्रूव करना है कि OM और ON बराबर है, लेकिन ये और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 कितने हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। OB और OC भी बराबर हैं, रीजन कोई बताएगा? जी बिल्कुल, ये क्या है, रेडियस है, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। अब एक एंगल रेडियस
एक एंगल और रेडियस, दो से काम चलने वाला नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए? 3। तो तीसरा पार्ट कैसे निकलेगा? उन्होंने कहा ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और सी डी क्या है? बराबर। और हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि परपेंडिकुलर इन्हें क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये यहाँ पर परपेंडिकुलर हैं, इधर का पार्ट कितना हो जाएगा? ये भी ए बी बाई 2 होगा, और इधर वाला पार्ट भी क्या होगा? ये सी डी बाई 2 होगा। तो आप देखिए, ये ए बी बाई 2, ये सी डी बाई 2। अगर दो इक्वल चीजें बराबर हैं, दो चीजें आपस में इक्वल हैं, तो इनका आधा आधा पार्ट भी आपस में क्या होगा? इक्वल ही तो होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई हमारे पास एक राइट एंगल है, एक ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, और एक ये हाइपोटेनस दोनों में जो बन रहा है, इस राइट एंगल के सामने की साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। तो OB और OC ऑलरेडी बराबर हैं क्योंकि ये रेडियस है। इस तरीके से हमारी काम की सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो फटाफट इसका हम प्रूफ दे देते हैं। चलिए इसका प्रूफ लिखते हैं यहाँ पर। एन ट्राइंगल OBM एंड ट्राइंगल OCN में हमें क्या क्या मिल रहा है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री का है। ईच एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। दूसरा, OB और OC बराबर है क्योंकि ये क्या है? रेडियाई ऑफ द सर्कल है। तीसरी बात, हम यहां पर लिख सकते हैं BM जो है वो AB बाई 2 है, और CD भी क्या, CN भी क्या है? वो CD बाई 2 है। क्यों? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर ज्यादा होती इसे पहले लिख लेना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। और AB और CD आपस में ऑलरेडी क्या है? बराबर। तो यहां पर हम कह सकते हैं इन तीनों से हमें क्या पता चला कि BM और CN भी आपस में इक्वल है। तो देखिए, एक एंगल इक्वल, राइट एंगल है। OB और OC इक्वल है, मतलब राइट एंगल के सामने की साइड क्या होती है? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस भी इक्वल है। तीसरी बात, BM साइड, ये साइड और CN साइड भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से दो ट्राइंगल? ट्राइंगल OBM will be congruent to triangle OCN by which criteria? RHS by CPCT। हम ये बात लिख सकते हैं कि OM और ON आपस में बराबर होंगे, hence proved। Is that clear? चलिए note it down। Let's begin next। अगला क्या है? यहाँ पर हम MCQ करेंगे। चलिए MCQ करने से पहले एक बार जो भी अभी तक पढ़ा है उसको फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा कि अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं, दो कॉर्ड अगर इक्वल हैं तो सेंटर पर बनने वाला एंगल बराबर होगा। अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दूसरी बात जो हमने यहाँ पर अभी पढ़ी वो ये पढ़ी कि अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर है तो ये दोनों कॉर्ड भी बराबर होंगे। तीसरा हमने पढ़ा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तीसरी बात हमने पढ़ी कि अगर हम सेंटर से दो इक्वल कॉर्ड हैं, अगर हम सेंटर से दो इक्वल कॉर्ड पर इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस बोला जाए या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाए, फ्रॉम द सेंटर बात एक होती है। तो यहाँ पर अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस अगर हैं और ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल हैं, यानी कि अगर AB और CD बराबर हैं तो फिर OM और ON भी बराबर होंगे। इन्हीं कुछ बातों को बेसिक कॉन्सेप्ट बनाते हुए पहले हम यहाँ पर कुछ MCQs करेंगे,
और उसके बाद एक केस स्टडी करेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ। जैसे कि आपके पास ये पहला ही क्वेश्चन है, चलिए जरा देखिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऑलरेडी आपको कॉर्ड की लेंथ दे रखी है। कॉर्ड की लेंथ आपके पास कितनी है आज भैया 16, बहुत बढ़िया। तो कॉर्ड की लेंथ अगर ये हमारे पास 16 है, इसका नाम आप कुछ भी नामकरण कर लो, मान लीजिए ए बी कितनी है आपके पास 16, एंड द chord of a circle is 16 centimeter and is at a distance of 15 centimeter from the center। अभी ये सेंटर से ये 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। मैं बार बार कहता हूं यहाँ डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से होता है, मतलब ये कितना है 90 डिग्री। तो कह रहे हैं रेडियस बताओ, तो रेडियस भाई कहां से आएगी, सेंटर से लेके ये डिस्टेंस ही तो रेडियस होती है। तो अपने को चाहिए भैया ये, यानी हमें फाइंड करना है OA, यही क्या है हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा मैंने अभी आपको बताया कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो अगर ये 16 तो ये राजा भैया कितना बोलो, बहुत बढ़िया 8 सेंटीमीटर। ये 8 है, ये आपके पास 15 है, आपको रेडियस निकालनी है, याद आया, राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर, बेस, कुछ याद आ रहा है, लिख डालो फटाफट। हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर कोई है तो उसमें हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो चलते हैं इन ट्राइंगल OCA, r का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा भैया 225, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 5 और 4 9, 6 2 8 289। अरे ये भी तो सुना सुना सा लग रहा है 289, ये किसका स्क्वायर है 17 का। तो चाहो तो r स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर, देन रेडियस होगी 17, या यहां से स्क्वायर हटा के इधर क्या कर देना रूट, आपको रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 17 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ O is the center of the circle of radius r and AB is a chord of circle at a distance r by 2 from O, then angle BAO कितना होगा, then angle BAO कितना होगा। ये बेटा बहुत इजी है, चलिए मैं आपको एक इसका फंडा बताता हूं। O क्या है, O is the center of the circle, O सेंटर हो गया, रेडियस कितनी है r, ए बी एक कॉर्ड है, चलिए एक कॉर्ड बना लेते हैं जिसका नाम हमने क्या रख दिया ए बी। ए बी हमारे पास एक कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट अ डिस्टेंस r by 2। ये वाले डिस्टेंस कितनी है r by 2 है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है r। तो कह रहे हैं बताइए एंगल BAO कितना होगा। इस एंगल के बारे में कह रहे हैं, ये एंगल कितना होगा। तो चलिए राजा भैया देखते हैं इसको। अब आप देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहां देखिए ये r है, ये कितना है r by 2, यानी अगर मैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कहूं तो ये भी हमारे पास कितनी होगी r by 2 ही होगी, सही बात है। अच्छा दैट्स गुड। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको और इसको करते हैं ज्वाइन, ठीक है, इसको और इसको क्या कर दिया हमने ज्वाइन, और ये यहां पर क्या था परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये अगर परपेंडिकुलर है बेटा तो इधर का भी पार्ट परपेंडिकुलर होगा, रीजन याद ही होगा लीनियर पेयर है ना। तो ये 90 तो ये भी 90, ये r by 2 तो ये भी कितना है r by 2, और अगर इस पॉइंट का नाम अपन C रखते तो AC इस ट्राइंगल में, और इस छोटा दिखने में छोटा है, थोड़ा सा इसे ऊपर होना चाहिए था, तो आप देख पाएंगे ये भी r by 2, ये भी r by 2, ये 90, ये भी 90, और AC दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रेंट। और अगर बेटा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो ये अगर r है ये भी r है, तो ये भी क्या होगा
आर ही होगा, होगा कि नहीं होगा? मतलब ओ ए डी, अगर हम इसकी बात करें इन ट्राइंगल ओ ए डी में ओ ए, ओ डी और ए डी ये सब किसके बराबर हैं? रेडियस आर के बराबर है। तो इसका मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है कि नहीं? और इक्विलैटरल ट्राइंगल के ईच एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। मतलब ये भी 60, ये भी 60 और ये भी कितना है? 60 डिग्री। दैट्स इट। लेकिन जब हमने इसको कॉन्ग्रेंट किया ए सी डी और ए सी ओ को, चलो यहां पर लिख देते हैं ए सी डी इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए सी ओ में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है ओ सी इक्वल टू सी डी, ठीक, इसको 1 मान लो, इसे 2 मान लो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ईच कितने का है? 90 का। ये क्या है? दोनों r/2 हैं। तीसरी बात AC साइड AC के बराबर है, ये क्या है? कॉमन। क्या है? कॉमन है। तो अब ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ACO के किस क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाय SAS क्राइटेरिया। बाय CPCT। अब यहां पर CPCT लिखते समय दो बातों का ध्यान रखना कि हमें इस एंगल की भी बात करनी है। चलिए इसका नाम अपन, इस एंगल का नाम हम मान लेते हैं 3। ये एंगल 3 है और ये एंगल कितना है? 4। बाय CPCT हमें दो चीजें मिल जाएंगी, एक तो OA और AD बराबर हो जाएगा और दूसरी बात एंगल 3 और एंगल 4 भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका आंसर आ चुका है। अगर ये साइड बराबर है, इसका मतलब OAD इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। और राजा भैया इक्विलैटरल ट्राइंगल के ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो एंगल OAD भी हमें कितना मिल जाएगा? 60 डिग्री। लेकिन OAD के दो पार्ट हैं, 3 और 4, और वो भी आपस में बराबर हैं। यानी हम 3 + 4 किसके बराबर लिख सकते हैं? 60 के। अब 60 के हुए दो टुकड़े, तो ये इधर भी 30 होगा और इधर भी 30 होगा, तो दोनों एंगल 30 के होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एंगल 3 और 4 तो ऑलरेडी इक्वल है, तो 4 की जगह भी हम 3 लिख सकते हैं। तो 2 एंगल 3 कितना हो गया? 60 डिग्री। देन एंगल 3 आपके पास कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। यही एंगल 3 क्या कहलाएगा? BAO। यही क्या होगा? BAO। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला एमसीक्यू देखते हैं। अगला है, टू इक्वल सर्कल्स of radii are intersect such that each passes through the center of the other. The length of the common chord of the circle is। दो इक्वल सर्कल है, देखिए बात समझिएगा, यहां पर भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। उन्होंने कहा दो सर्कल है और दोनों के दोनों सर्कल किस तरीके के हैं? इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस आर, दोनों की रेडियस आर है। इंटरसेक्ट सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब थोड़ा सा इस फिगर को मैं दोबारा से बनाना चाहूंगा। ये वाला पार्ट है ना, चलिए दोबारा से बना लेते हैं, क्योंकि सेंटर से पास कराना है। तो मान लीजिए एक सर्कल हमारे पास ये है और दूसरा सर्कल हमारे पास ये है। ये दोनों इसके क्या है? सेंटर। अच्छा, अब ये कह रहा है passes through the center of the other, the length of the common chord of the radius of the circle is। हमें ये लेंथ फाइंड करनी है, ये कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी है। मैंने आपको बताया था सेंटर से ये जो कॉर्ड होती है उस पर ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। ठीक, एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, यानी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? वही रेडियस आर। ये डिस्टेंस भी कितनी है? ये डिस्टेंस भी हमारे पास
आर है। अब अगर ऐसा कुछ होता है, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, नहीं पढ़ी तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर दो कॉर्ड इस तरीके से हैं, ऐसे इस तरीके से हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, वैसे तो ये काइट बनता है, वैसे तो ये क्या बनता है, काइट, लेकिन अगर ऐसा है कि दोनों सर्कल की रेडियस भी बराबर है तो ये काइट के साथ साथ स्क्वायर भी बन जाता है। यानी कुल मिला के चारों साइड बराबर है और एंगल नहीं, स्क्वायर नहीं, रोम्बस बन जाता है। क्या बन जाता है, रोम्बस। तो चलिए रोम्बस के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते हैं। ये टोटल आर है, ये साइड आ गई। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। तो अगर ये टोटल आर है तो यहां से यहां तक हो जाएगा r/2, ये आपके पास रेडियस है, और इसको o मान लो, इसे क्या मान लो, o डैश। इसका नाम हमने b रख दिया, इसका नाम c रख दिया, इसका नाम अपन d रख देते हैं। तो हमें कुल मिला के BD लेंथ फाइंड आउट करनी है। BD आ जाएगी तो आप जितनी BD होगी उतनी ही DC होगी। क्यों होगी वो भी मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि आप एनसीईआरटी में देखेंगे, एक यहाँ पर आपको थ्योरम मिलेगी, एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज पे ही है, कि अगर आप इस तरीके से सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो ये जो सेंटर से लाइन है वो इस कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। यानी ये 90 डिग्री भी होता है और ये दोनों पार्ट आपस में बराबर भी होते हैं। तो ये दोनों पार्ट अगर बराबर होते हैं तो अगर ये डिस्टेंस भी मिल जाएगी ना, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए इस डिस्टेंस का अपन डबल कर देंगे, db का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये r है, ये r/2 है। माय डियर, क्या आप इसको नहीं निकाल पाओगे? मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, x। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे राजा भैया, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ये r है, ये x है, ये r/2 है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर कितना बनेगा, r²/4, 4r² माइनस r², 3r²/4 इज इक्वल टू x²। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पे रूट आ जाएगा, √3/4r², जो कि रिजल्ट देगा √3r/√3/2 इंटू r। अब यहां पर पूछा गया था लेंथ ऑफ द टू इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस आर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो ये हमें कितनी मिली अभी, ये x की वैल्यू मिली √3/2 इंटू रेडियस r। लेकिन हमें टोटल अगर कॉमन कॉर्ड की लेंथ चाहिए तो इसका हो जाएगा डबल। तो BD इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू √3/2। BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू 2। इसका डबल कर देंगे तो आंसर आ गया BD इक्वल टू √3। BD किसके बराबर आ जाएगा, √3 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टेक, या तो इसके जो ऑप्शन लिखे हुए हैं ये शायद थोड़ा सा गड़बड़ है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3, क्योंकि AB से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी बात नहीं बोली गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ ये ठीक है ना, ये सही लिखा है, ये वाला क्वेश्चन था, सॉरी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, √3r। भाई √3/2 ऑफ रेडियस है तो √3r। तो ये देखिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, √3r, यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है AB एंड CD आर टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। यहां पर AB और CD दो पैरेलल कॉर्ड है। मान लीजिए एक ये कॉर्ड है, और कैसी है ये भी देख लेते हैं। विद AB 6 है, CD 12 है, द कॉर्ड आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। तो ये दोनों की दोनों कॉर्ड सेंटर के एक ही तरफ है। चलिए ये दोनों कॉर्ड हमने बना ली। पहली कॉर्ड AB 6 है और CD 12 है, तो जो कॉर्ड छोटी होगी वो सेंटर से दूर होगी,
और अगर CD 12 है तो ये सेंटर के करीब होगी। ये हो गया इसका सेंटर। अब क्या करें, द कॉर्ड आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर की है। चलिए ठीक है। द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि भाई इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ क्या किया कि ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया दोनों पे, ठीक। तो चूंकि ये पैरेलल है तो ये अगर 90 होगा तो ये भी 90 होगा, कोई दिक्कत नहीं। ए भी 6 है तो ये बची हुई जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 3 इधर और 3 इधर। CD अगर देखा जाए 12 है तो ये 6 होगा और ये भी कितना होगा, 6। चलिए सब सेंटीमीटर में, ठीक है। अब हमें ये रेडियस चाहिए। इस रेडियस को हमने क्या मान लिया, रेडियस R। तो यहाँ पर हम इन दोनों, इधर इसका नाम मैंने M दिया और इसका नाम हमने N दिया। तो सबसे पहले हम चले इन ट्राइंगल OCM, इन ट्राइंगल OCM। यहाँ पर आप देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो और ये डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, तो इस डिस्टेंस का कुछ अलग नाम रख लो। मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले अगर OCM में देखा जाए तो R स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल। फिर एक और ऐसे ही कोई एक ट्राइंगल ले लो लाइक दिस OAN। इन ट्राइंगल OAN में आप देखेंगे तो अगेन ये तो रेडियस ही रहने वाला है, तो आ जाएगा R का स्क्वायर इक्वल टू, ये यहां से यहां तक x है और ये 3 है, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये बेस हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2। ये दोनों ही R स्क्वायर है, मतलब LHS अगर बराबर है तो इसका RHS पार्ट भी बराबर होगा। यहाँ एक्चुअल में 2 वेरिएबल है तो हमें इनको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36 इज इक्वल टू ये पार्ट भी इस पार्ट के बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6x प्लस 9। यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर से इसे हमने ब्रेक कर दिया है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 9 9 18 इधर आएगा तो हमें मिलेगा 6x इक्वल टू 36 माइनस 18, तो 18 ही आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 से। तो ये डिस्टेंस भी हमें कितनी मिल गई, 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो रेडियस कितनी होगी, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, x की जगह पर 3 यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो r स्क्वायर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 9 प्लस 36 45 आ जाएगा। 45 का अगर हम r स्क्वायर है, r अगर r देखा जाए तो r हो जाएगा √45, या इसी बात को हम लिखते हैं 3√5। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहां पर आ गई केस स्टडी। केस स्टडी देख लीजिए, पहली केस स्टडी है यहाँ पर। Ankit visited in a mall with his father. He sees that 3 shops are situated PQR as shown in the figure, from where they have to purchasing things according to their need. Distance between shop P and Q is 8. That of the between shop Q and R is 10 centimeter, 10 meter, and between shop P and R is 6 meter. Considering O as the center of the circle, answer the following question. तो अगर इस तरीके का जिस तरीके का यहाँ पर फिगर यहाँ पर शो किया गया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए आपने क्या लिख रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन शॉप P एंड Q, यहाँ पर
100 P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा कलर में चेंज कर लो। P और Q के बीच की डिस्टेंस इन्होंने लिख रखी है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 8, ये आपके पास 8 है मीटर, एंड दैट ऑफ बिटवीन ऑफ Q एंड R इज 10, ये 10 मीटर, एंड ऑफ P एंड R इज 6 मीटर, और ये कितनी है 6 मीटर। माय डियर, मैं आपको एक बात बता दूं, इस तरीके का जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही फॉर्म होगा। और एक और बात आप याद रखिएगा कि जो सर्कल होता है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए जाता है, यानी कि जो ट्रायंगल की जो हाइपोटेनस होती है वही राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस, ये जो सर्कल बनता है उसके लिए एज अ डायमीटर वर्क करता है, ठीक है। हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वर्क एज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब यहां पर आप देखेंगे इस तरीके का जो फिगर बनना है, तो आप देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब ये जो एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या है इसकी हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस क्या होती है, हाइपोटेनस वर्क एज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये अगर डायमीटर है क्यू आर कितना है 10, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस हो जाएगी इसकी आधी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 मीटर। दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ, मैंने कहा था बेस और हाइट ये कुछ होते ही नहीं, जिसे आप चाहो बेस मान लो, जिसे आप चाहो तो हाइट मान लो, हाइपोटेनस फिक्स होती है। तो हाफ बेस कितना हो गया 8 और हाइट कितनी होगी 6, 2 3 जा 6, आंसर आ गया 24 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ही क्या होता है डायमीटर, तो डायमीटर कितना आया है हमारे पास 10, तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कितनी आ जाएगी 10 मीटर। अब कह रहा है और इन फिगर पी एस क्यू आर इज नॉन एज पी एस क्यू पी, पी एस क्यू पी इस पार्ट को क्या बोलते हैं, पी एस क्यू पी को क्या बोला जाता है, पी एस क्यू पी, सॉरी इन्होंने कहा पी एस और क्यू पी को क्या बोला जाएगा, पी एस क्यू पी, पी एस क्यू पी एक ट्रायंगल है, पी एस क्यू पी। तो अगर हम इसको इस तरीके से ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, तो ये कुल मिला के 1 2 3, तो एक तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। दूसरा अगर ये इस भाव में कह रहे हैं, इस भाव में पी एस क्यू पी, तो ये एक तरीके से मेजर सेगमेंट है। तो यहाँ पर दो चीजें कह सकते हैं, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल लेकिन किसी काम का होगा नहीं, मेजर नहीं सॉरी, ये क्या है माइनर सेगमेंट कह सकते हैं, ये एक तरीके का पी एस क्यू पी ऐसे अगर चल रहे हैं तो ये माइनर सेगमेंट है। और दूसरे तरीके से देखा जाए 1 2 3 एक ट्रायंगल है, दैट्स इट। इसी के साथ आज का ये चैप्टर, आज का ये टॉपिक होता है खत्म। नेक्स्ट टर्न पर हम सेंट्रल एंगल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इनसे रिलेटेड पहले कुछ थ्योरम्स होंगी, फिर कुछ एमसीक्यू होंगे, फिर एक जो है आपके पास केस स्टडी होगी। आफ्टर दैट एट द एंड हम इसके असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।